नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएमओ में मचा हलचल, मोदी सरकार संकट में पड़ गई। बजट से लेकर एप्स्टीन फाइल तक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। चूंकि रविवार के दिन बजट पेश हुआ देश में, लेकिन मोदी सरकार के लिए कैसा रहा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और सरकार अब आप कह सकते हैं कि बड़ी संकट में है। बड़ी शब्द का जो इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी संकट में सरकार आ गई, क्योंकि यह बजट सेशन पर नजर कई तरीके से था। इस बजट को लेकर के चंद्रबाबू नायडू का अल्टीमेटम था कि आपने अगर अपने वादे पूरे नहीं किए तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। नीतीश कुमार का बिहार यात्रा, वह बड़े बड़े उद्योग लगाने के वादे कर रहे थे, उनका भी अल्टीमेटम था। लेकिन इस बजट पर देश की वह पैनी नजर मार्केट को लेकर के बनी थी कि जो पिछले कई दिनों से मार्केट की धज्जियां उड़ रही थी। कभी 1 लाख करोड़, तो 8 लाख करोड़, तो 10 लाख करोड़, तो 25 लाख करोड़, तो 32 लाख करोड़, तो 25 लाख करोड़। और आज फिर एक झटके में रविवार के दिन शेयर बाजार इसलिए खुला क्योंकि मोदी सरकार बजट पेश कर रही थी, तो थोड़ी कमाई हो जाएगी शेयर मार्केट में। बजट पेश हो रहा है, सरकार बड़े बड़े तोहफे ले आएगी, 2047 में विकसित बनाना है देश को। तो 8 लाख करोड़ रुपया का धराम हो गया शेयर मार्केट और बंद हो गया। 8 लाख लुटा करके शेयर बाजार बंद, धाराशाह हो गया एक झटके में। अब ऐसे में शेयर मार्केट को लेकर के जब अलग अलग गतिविधियां और सवाल खड़े हो गए, इस सरकार ने फिर झुंझुना थमाया, फिर 2047 का सपना दिखाया, तो आज लोग भिखारी बन रहे हैं, भूखे जी रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, और यह सरकार 2047 का सपना दिखा रही है। लेकिन सहयोगी दल भी अब इस सरकार के लिए मुसीबत बन गए हैं। जैसा मैंने कहा कि पीएमओ में मचा हलचल, अब इस सरकार को स्वयं को यह भरोसा नहीं रहा कि अब हम रह पाएंगे कुर्सी पर या नहीं रह पाएंगे। यह परिस्थिति इस सरकार की आ गई है। और बजट पेश करते हुए भाजपा के ही मंत्री पीछे सो रहे थे, क्योंकि उनके सर के ऊपर से वित्त मंत्री की सारी गाथाएं जा रही थी। ऐसे में जिन राज्यों में चुनाव है, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, लेकिन पश्चिम बंगाल का नाम एक बार नहीं आया बजट में। या मैं नहीं, या अभिषेक बनर्जी आरोप लगा रहे, ममता बनर्जी के भतीजे, ममता बनर्जी की भी टिप्पणी आई। लेकिन देश को कुछ नहीं मिला, उद्योगपतियों को कुछ मिला। इस पर हम बड़ी गहराई से चर्चा करेंगे, तथ्यों और उन आंकड़ों के साथ। लेकिन डिफेंस को लगातार यह सरकार कमजोर करती जा रही है। डिफेंस सिस्टम यानी कि मिलिट्री सिस्टम को लगातार कमजोर कर रही है, उसके बजट को कम कर रही है। शिक्षा को लगातार कमजोर कर रही है, स्वास्थ्य संबंधी चीजों को लगातार कमजोर कर रही है। और दूसरी चीज कि यह सरकार पाखंड कर रही है, इसके पास नहीं है कुछ भी, खजाना पूरी तरह से खाली है, सिर्फ झोल है। लेकिन दूसरी तरफ एप्स्टीन फाइल ने इस सरकार की धज्जियां उड़ा करके रख दी, चरित्र इनके मंत्रियों का देश के सामने ला दिया विद सबूत। एप्स्टीन फाइल, जो अमेरिका से जेफरी एप्स्टीन का फाइल रिलीज हो रहा था और उस समय रुक गया,
8 हफ्तों के बाद जो यह निकला है फिर से बड़ी भारी मात्रा में 1,80,000 तस्वीरें, 2,000 वीडियो, हमारे महामानव जो है तेजस्वी डंका बजाने वाले प्रधानमंत्री, उनका भी नाम है। और विदेश मंत्रालय आके कह रहा है यह तो बकवास है। विश्व के चेहरे को उजागर जेफरी एप्स्टीन फाइल ने कर दिया है, चरित्र को, कि कितने चरित्रवान और देशभक्त यह लोग हैं, यह उजागर हो गया है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अलग ही गुल खिल रहा है। एनसीपी अजीत पवार की पार्टी शरद पवार में विलय होने वाली थी। अभी 48 घंटे निधन के हुए भी नहीं थे, 13वीं भी नहीं हुई, लेकिन सुनेत्रा पवार जाकर के डिप्टी सीएम का शपथ ले ली। और शपथ लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो साजिशें हैं ना, वह सबको पता है। उनके ऊपर घोटाले का आरोप लग गया और जम के वायरल हो रहा है। अब झेल पाएंगे? अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का लगा था तो वह तो झेल रहे थे। अब जो ईडी उनको क्लीन चिट दी थी अजीत पवार को, अब उसमें सुनेत्रा पवार का नाम आ गया और ईडी बोल रही है कि हमारे पास सबूत है, हम तो कार्रवाई करेंगे। ईडी बोल रही हम कार्रवाई करेंगे, हमारे पास सबूत है मनी लॉन्ड्रिंग का। ऐसे में सुनेत्रा पवार एक नई संकट में पड़ गई। मैंने कहा था कि एनसीपी तोड़ देगी भाजपा, उसे 14 विधायकों की जरूरत है, 15 विधायकों की, वह तोड़ लेगी। यह सारे कुछ इसीलिए किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने मोदी को आदेश दिया है कि अब ईरान से नहीं, रसिया से भी नहीं, वेनेजुएला से तेल खरीदना पड़ेगा भारत को। रसिया से पूरा बंद करना पड़ेगा, ईरान से बंद करना पड़ेगा और वेनेजुएला से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वेनेजुएला पर अब अमेरिका ने कब्जा कर लिया, वहां के राष्ट्रपति को अगवा करके या गिरफ्तार करके, जो भी किया, अगवा ही किया था, किसी को जानकारी नहीं था। तो अब नरेंद्र मोदी अब क्या करेंगे? अब तो एप्स्टीन फाइल में नाम भी आ गया है, लेकिन तस्वीर अभी तक नहीं आई है। वह तस्वीर आएगी क्या? क्योंकि 1,80,000 तस्वीरों में तस्वीरें ढूंढने में थोड़ी वक्त तो लगेगी, लोग ढूंढने में लगे हैं, लेकिन लिस्ट में नाम सब कुछ आ गया है डिटेल में। अब ऐसे में हमारे देश की सरकार का कोई बयान नहीं आ रहा है और दूसरी तरफ नायडू का 1 फरवरी का दिया हुआ अल्टीमेटम मोदी सरकार को, वह खत्म हो गया। बजट पेश हो गया और आंध्र प्रदेश को झुंझुना थमा दिया, किसी को कुछ नहीं दिया, अब कर लो जो है करना। तो चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि अगर 1,50,000 करोड़ नहीं मिला या हमारे वादे जो किए हैं आपने पूरा नहीं किए, तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। तो क्या अब वह हिम्मत चंद्रबाबू नायडू दिखा पाएंगे या दिखाएंगे? और दूसरी तरफ नीतीश को भी नहीं मिला 4 प्रोजेक्ट का, जिसका चर्चा था कि 4 बड़े उद्योग आएंगे बिहार के अंदर और बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा, जो अपने यात्रा के दौरान चर्चा कर रहे थे। तो ऐसे में न बिहार को मिला और न आंध्रा को मिला, और सुनेत्रा पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का आरोप लग गया डिप्टी सीएम बनते ही। यानी कि आप अंगूर बने हो तो गुच्छे में ही रहना पड़ेगा, वरना सड़ जाओगे। यानी कि भाजपा के साथ रहे तो ठीक है और नहीं तो जेल जाओगे। पहले अजीत पवार थे, अब सुनेत्रा पवार है।
तो यह सारी परिस्थितियां जो बन रही हैं या एकनाथ शिंदे की, इन सब पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन बजट से शुरू करेंगे। बजट के अंदर बजट पेश होते ही 8 लाख करोड़ स्वाहा हो गया। आने वाले वक्त में रोजगार भारी मात्रा में जाएगा। संडे का दिन था, बजट संडे को पेश हुआ तो बाजार खुला, शेयर बाजार की बजट पेश होने वाला है, बाजार उठ जाएगा। लेकिन क्या पता था कि 8 लाख करोड़ डूब जाएगा। अब उस बजट को लेकर के जो विशेषज्ञों और जो खबरें निकल रही है कि क्यों बाजार टूट गया, इसके कई सारे कारण है। मैं आप दर्शकों को वह बताना चाहूंगा। बजट पेश होते ही जो गिरा शेयर बाजार, नौवां बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का था। बजट पेश होते ही सोना चांदी मार्केट सब धाराशायी हो गया। शेयर ट्रेडिंग में 3 अलग अलग टैक्स बढ़ने से मार्केट गिर गया। शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग जो करते हैं उसमें 3 अलग अलग टैक्स सरकार ने लगा दिए। 3 अलग अलग टैक्स लगाए तो टैक्स जब बढ़ गया तो मार्केट गिर गया। ऐसा दुर्लभ होता है कि संडे को भी शेयर बाजार खुले, लेकिन आज बजट था, शेयर बाजार खुला और कुछ ही घंटे बाद हाहाकार मच गया। सेंसेक्स में 2000 अंकों की गिरावट आई, जबकि निफ्टी में 700 अंक टूटकर कारोबार कर रहा था। कैपिटल सेक्टर में भारी गिरावट आई। बीएसई ग्रो जैसे शेयरों में हाहाकार देखा जा रहा है। वही वेदांता, हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर में भारी गिरावट देखी जा रही थी। निफ्टी 24,800 के नीचे है, जबकि सेंसेक्स 80,500 के नीचे कारोबार कर रहा था। और सरकार ने क्या सस्ता किया और क्या महंगा किया, बड़ी ध्यान से समझिएगा आप दर्शक, कि सस्ता क्या हुआ, महंगा क्या हुआ। सस्ता, शुगर और कैंसर की दवाएं सस्ता हुई हैं। खेल कूद का सामान सस्ता हुआ। बायोगैस मिक्सर सीएनजी सस्ता हुआ। माइक्रोवेव सस्ता हुआ। सोलर पैनल सस्ता हुआ। जूते सस्ता हुआ। लेदर प्रोडक्ट सस्ता हुआ। मोबाइल फोन की बैटरी सस्ता हुआ। ईवी की बैटरी सस्ता हुई। महंगा शराब, स्क्रैप, खनिज, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग। अभी यह सारी चीजें जो हुई तो आम जनता को लेकर के क्या, इस बजट के अंदर शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मध्यम वर्ग को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। 12 लाख टैक्स का छूट करके क्या मिला? कुछ नहीं मिला। दूसरी चीज डिफेंस को, शिक्षा तो बाय बाय कर दिया इस सरकार ने। यह सरकार खुद चाहती है लोग पढ़े ना। 2047 का हमारे देश की सरकार ने सपना दिखाया और डिफेंस को लेकर के जो कही, डिफेंस का एक आंकड़ा आप दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा कि हमारी मोदी सरकार अब डिफेंस में कितना खर्चा करती है, जो बड़े बड़े ढोल पीटती है। अमेरिका 997 बिलियन डॉलर डिफेंस में खर्च करता है। अमेरिका 997 बिलियन डॉलर खर्च करता है। चीन जो हमारे बगल में है, बार बार हमारे देश में कब्जा करने की कोशिश करता है, 314 बिलियन डॉलर डिफेंस में खर्चा करता है। रसिया जिससे हमारे रिश्ते खराब हुए, 149 बिलियन डॉलर खर्च करता है। जापान 89 बिलियन डॉलर खर्च करता है और भारत 86 बिलियन डॉलर खर्च करता है। जबकि हमें रसिया और चीन के आसपास जाना चाहिए, लेकिन हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं और हम डिफेंस में 5वें नंबर पर हैं। चौथे नंबर से 5वें नंबर पर आ गए। चौथे नंबर से 5वें नंबर पर आ गए और चौथे नंबर पर जापान अर्थव्यवस्था में भी है और हम
5वें पे है, लेकिन चौथे पे बता रहे थे मोदी जी। तो वर्ल्ड बैंक को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ता है कि अरे भाई, किसने कहा कि भारत चौथे पे है? तब हमारे देश का लोग कहते हैं कि मंत्रालय के कि हमसे तो गलती हो गई, स्टील कमेटी वाले कहते हैं। तो उसमें भी घपला। अब जो आईएमएफ ने कहा कि भारत सी ग्रेड में है, किसमें? सी ग्रेड, यानी कि हमारा रुपया वैल्यूएशन नहीं है उसका, हमारे रुपये का महत्व तो नहीं है, लगातार रुपया गिर रहा है। और अभी भी वित्त मंत्री कह रही कि नहीं, रुपया हमारा कमजोर नहीं है, और डॉलर के मुकाबले 92 रुपया हो गया, तभी भी यह हाल। और अब सोचिए कि अब आने वाले वक्त में जो अमेरिका से आयल चल दिया है भारत आने में, जो समय लगता है 2 महीने का, 3 महीने के बाद पता चलता है, रसिया से बंद करके अमेरिका से जो आयल ला रहे, तो आगे कितना रेट बढ़ेगा। और जब रोजगार नहीं है लोगों के पास, तो कहां से वह खरीदेंगे? तो आने वाले वक्त में क्या होगा वह सोचिए। और दूसरी चीज कि एप्स्टीन फाइल पर नए खुलासे हुए हैं। मोदी जिस, इसमें नाम किसके हुआ बता दो, एप्स्टीन फाइल के अंदर मोदी जी के हैं, मीरा नायडू, मस्क, मीरा नायर है, मीरा नायर गुजरात की हैं, और एलन मस्क हैं, और मोदी जी हमारे हैं। अब इसको लेकर के बड़ी अहम चीजें आ रही है जो आप दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। बीबीसी की रिपोर्ट मैं बताता हूं आप दर्शकों को। एक हफ्ते बाद 4 से 6 जुलाई 2017 मोदी इजराइल पहुंचे थे। 2017 में, या कैसे, कब पहुंचे थे? जब अमेरिका से आकर के इजराइल पहुंचे, और सलाह के मुताबिक वहां नाचे और गाए और काम हो गया। यह साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का जेफरी एप्स्टीन से बहुत ही गहरा और पुराना नाता है, जो भारत के लिए शर्मनाक है। यह मामला राष्ट्रीय गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना चाहिए, कांग्रेस पूछ रही थी। कांग्रेस ने 3 सवाल करते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी जेफरी एप्स्टीन से कैसी सलाह ले रहे थे? मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के किस फायदे के लिए इजराइल में नाच और गा रहे थे? एप्स्टीन ने लिखा है, इट वर्कड। तो इसका क्या मतलब है? नरेंद्र मोदी जी देश जवाब मांग रहा है, सीरियल रेपिस्ट एप्स्टीन से आपका क्या रिश्ता है? अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी लाखों नई फाइल जारी की है। शुक्रवार को 30 लाख पेज, 1,80,000 तस्वीरें और 2,000 वीडियो सार्वजनिक रूप से पोस्ट किए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कानून में साइन की गई डेडलाइन से चुकने के 6 हफ्ते बाद इतनी बड़ी संख्या में फाइलें जारी हुई हैं। कानून में साइन की गई डेडलाइन में यह जरूरी पहलू था कि एप्स्टीन से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट पब्लिक के साथ शेयर किए जाए। इन फाइलों में जेफरी एप्स्टीन के जेल में बिताए समय से के बारे में जानकारी है। इसमें एक साइकोलॉजिकल रिपोर्ट भी शामिल है, और जेल में रहते हुए उसकी मौत के बारे में भी जानकारी है। इसके साथ ही एप्स्टीन और हाई प्रोफाइल हस्तियों के बीच ईमेल भी इनमें शामिल है, जिसमें मोदी जी का है। कई ईमेल और डॉक्यूमेंट इस दशक से भी ज्यादा पुराने हैं। ये डॉक्यूमेंट एप्स्टीन की कानूनी मुश्किलों के बीच उनके रिश्तों को दिखाते हैं। यह सब कुछ होने के बाद अब मोदी जी कैसे कह सकते हैं कि हमारे कोई रिश्ते नहीं है? पहली चीज। दूसरा चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि विदेश मंत्रालय ने के प्रवक्ता ने आकर के कहा कि यह बकवास है। मैं वह लेटर आप दर्शकों को एक बार दिखाना चाहूंगा, जो बहुत जरूरी है आप दर्शकों को। यह ईमेल लेटर्स है, यह लेटर है मोदी जी का, जो मोदी जी को लेकर के जेफरी एप्स्टीन ने यह खुलासा किया था। उसके डिटेल रिकॉर्ड में यह चीज था, तो बगैर आप गए हुए तो यह रिकॉर्ड नहीं रहेगा।
आपने मेल किया था, वह लिख रहा है फिर आगे कि हाँ मोदी जी मिले, सब कुछ हो गया। क्या हुआ बताओ? और एक रेपिस्ट के साथ आपका क्या रिश्ता है? आप एक बार नहीं कई बार उससे मिले हो, कई बार नाचे गाए हो आप। तो यह सारी चीजें बहुत कुछ दर्शा रही है। अब ऐसे में मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। अब इस बीच जो हालात और परिस्थितियां बन रहे हैं कि अमेरिका ने एक आदेश और पारित कर दिया। अमेरिका ने यह कह दिया कि आपको अब रसिया और ईरान से नहीं, वेनेजुएला से ऑयल लेना पड़ेगा। तो जो जो ट्रंप बोलते हैं मोदी करते हैं। तो क्या इसी चरित्रहीनता की तस्वीरें भी पर्सनल डोनाल्ड ट्रंप के पास है, जिसके वजह से मोदी बार बार झुक रहे हैं? रसिया से रिश्ते खराब हो गए, ईरान से रिश्ते खराब हो गए, बाकी श्रीलंका से रिश्ते खराब हो गए, बांग्लादेश से खराब हो गया, नेपाल से रिश्ते हमारे खराब हो गए। तो यह कुछ तो है। जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने कहा था कि नरेंद्र मोदी के जीवन का कोई बहुत बड़ा राज ट्रंप के पास है, जिसके वजह से मोदी ट्रंप की सुनते हैं, उनके सवालों का जवाब नहीं देंगे। यह बात सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कई बार कही थी। और इस एप्स्टीन फाइल को लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी ने पोस्ट भी किया था, इसलिए कहा भी जा रहा था मोदी का इस्तीफा होगा। तो अब पीएमओ के अंदर हलचल मच गई है, क्योंकि अब तो डिटेल आ गया है। और 1,80,000 तस्वीरों में अगर कोई तस्वीर निकल गई तब तो फिर हो गई छुट्टी। अब वक्त बताएगा कि क्या होगा। लेकिन एनसीपी अजीत पवार के हाथ से वित्त मंत्रालय निकल गया। अजीत पवार के निधन के बाद जो उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनी है, तो वित्त मंत्रालय भाजपा ने नहीं दिया उनको। अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय था। अब ऐसे में उल्टा उनके ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लग गया। एक रिपोर्ट के अनुसार जो बड़ी तेजी से निकल पड़ी है कि यह घोटाला राज्य के 31 जिला सरकारी बैंकों से जुड़ा है। आरोप है कि 2002 से 2017 के बीच नियमों को ताक पर रख करके चीनी कारखानों को भारी कर्ज बांटे गए। जब ये कारखाने कर्ज नहीं चुका पाए तो बैंक को 25,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इसके बाद बैंक ने वसूली के नाम पर इन कारखानों और उनकी जमीनों को बेहद कम दामों पर नीलाम कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि ये संपत्तियां परिवार के करीबी रिश्तेदारों ने ही खरीदी और उस कंपनी में सुनेत्रा पवार पैसा इन्वेस्टमेंट की थी। तो अब बुरी तरह से यहां भी जकड़ गई सुनेत्रा पवार। अब आगे क्या होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन अब एनसीपी को लेकर के शरद पवार बड़ी एक्टिव हो गए महाराष्ट्र के अंदर। अब सुनेत्रा पवार जो नई नई राजनीति में गई हैं और अभी कुछ ही दिनों पहले वह राज्यसभा सांसद बनकर के आई थी पहली बार। उस राज्यसभा सांसद पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया डिप्टी सीएम के लिए। तो एक तो वह पद गया, तो ठीक है उन्हीं के पार्टी का आएगा, क्योंकि उनके पास 41 विधायक हैं, तो एक उनका राज्यसभा सांसद चुन के आएगा, चाहे जो भी आए, चाहे उनका बेटा आए। लेकिन अब सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़ना पड़ेगा अजीत पवार के सीट से, बारामती से। तो जिस तरह सुनेत्रा पवार ने वहां के लोगों को उम्मीदों को तोड़ा है कि अभी 13वीं भी नहीं हुई, 48 घंटे के अंदर सुनेत्रा पवार जाके डिप्टी सीएम बन गई। और अजीत पवार से सिंपैथिया इसलिए लोग जोड़ रहे थे क्योंकि अजीत पवार शरद पवार के साथ मर्ज करने वाले थे और उस मर्ज होने से इंकार कर दिया जो सुनेत्रा पवार ने, और जाकर के डिप्टी सीएम बन गई। यह पटकथा दिल्ली से मोदी और शाह द्वारा लिखा गया था। तो क्या सुनेत्रा पवार अब अपनी पार्टी बचा पाएंगी, जबकि पार्टी का अध्यक्ष उन्हें नहीं चुना गया है? अभी भी जगन भुजबल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है और अध्यक्ष अजीत पवार थे। तो जब इन्हें नहीं चुना गया है, विधायक दल का नेता चुना गया है,
तो डिप्टी सीएम बन गई। अब अगर पार्टी हड़प ली जाए तो सुनीता पवार क्या करेंगी? अब यह आरोप जो इनके ऊपर अचानक लगा दिया गया, अभी तक तो इनके ऊपर आरोप नहीं था, अजीत पवार के ऊपर था यही आरोप। तो इसमें अजीत पवार को क्लीन चिट मिल गई थी। 1000 करोड़ रुपए का उनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई थी, तो ईडी ने वह भी रिटेन कर दिए थे, क्लीन चिट दे दी थी। अब अचानक ईडी कहती है कि सुनेत्रा पवार इन्वॉल्व है और इनके खिलाफ हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत है, हम तो जांच करेंगे। तो क्या यह सोची समझी रणनीति के तहत नहीं किया जा रहा है? अब ऐसे में कहीं सुनेत्रा पवार जब फंस गई है तो क्या शरद पवार के साथ मिलेंगी या इस सरकार के साथ रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत सुनेत्रा पवार को बनाया है, लेकिन अब पार्टी एनसीपी टूटेगी यह तय माना जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को 14 विधायकों की जरूरत है और वह एनसीपी से ही टूटेगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे के लोग टूट नहीं रहे हैं और एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी अब साइड करेगी। सिर्फ मात्र 7 सांसदों की वजह से एकनाथ शिंदे को रख रखा है, अन्यथा अभी तक कब का खदेड़ दिया होता। लेकिन अब चूंकि दिल्ली की भी गड़बड़ झाला चल रहा है, तो ऐसे में एनसीपी तोड़ना और महाराष्ट्र की सरकार बचाना भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र बीएमसी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चला गया। 1-2 दिन में वहां का भी मेयर चुना जाएगा। जो एकनाथ शिंदे के कुछ पार्षदों का समर्थन उद्धव ठाकरे को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है उद्धव ठाकरे को। तो सुनेत्रा पवार तो न घर की हुई न घाट की हुई। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर कि अमेरिका ने मोदी को आदेश दिया है कि ईरान नहीं, रूस भी नहीं, वेनेजुएला से तेल खरीदना पड़ेगा। अब रसिया से और ईरान से हमें तेल सस्ते में मिल रहे थे। वेनेजुएला पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है, उसके ऑयल टैंक पर। वहां के राष्ट्रपति को अमेरिका उठा ले गया है। अब उसे अपहरण करके कहें या किस तरह कहें, क्योंकि बिना जानकारी का उठा करके लेके गया वो तो, और वहां कैद में रखा हुआ है। वेनेजुएला पर कब्जा करना और ऑयल टैंकरों पर कब्जा करना उसका मकसद रहा होगा। इस तरह की चर्चा चली। अब ऐसे में क्या भारत रसिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है, या भारत ने कहा, क्योंकि मुकेश अंबानी ने रात को 1:30 बजे लेटर जारी किया था कि रसिया से हम ऑयल नहीं ले रहे, और इस देश का सबसे ज्यादा ऑयल लाने वाले और सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी जामनगर में वह मुकेश अंबानी का है। हमारी सरकार भी उससे कम मंगाती है और वह विदेशों में भी सप्लाई करते हैं ऑयल को। ऐसे में यह तो प्रूफ हो गया कि रसिया से ऑयल लेना बंद हो गया है। लेकिन ईरान से चालू है। अब चूंकि जंग होने वाला है अमेरिका और ईरान का, तो वह कह रहा है कि आप न रसिया से लोगे, जो भी थोड़ा बहुत ले रहे हो वो भी नहीं लोगे आप रसिया से, क्योंकि रसिया ईरान के साथ खड़ा हो गया है, चाइना ईरान के साथ खड़ा हो गया है। अब भारत क्या ईरान और रसिया से पूरी तरह से दोस्ती तोड़ देगा ट्रंप की वजह से? अगर एप्स्टीन फाइल की तस्वीर है, या जो यशवंत सिन्हा पूर्व विदेश मंत्री ने जो कहा है कि नरेंद्र मोदी का जीवन का बहुत बड़ा राज ट्रंप के पास है, यह इस बात में सच्चाई है, तो नरेंद्र मोदी यह सच है कि रसिया और ईरान से रिश्ते तोड़ लेंगे। यह आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि यह व्यक्ति स्टैंड नहीं ले पाता। चरित्रहीनता की तस्वीरें साफ दिख रही हैं और इस देश को धोखे में रखा जा रहा है। दूसरी तरफ जो बड़ी महत्वपूर्ण है, नायडू ने 1 फरवरी का वक्त दिया था, बजट में झुंझुना मिला, समर्थन वापस लेंगे क्या? अब चंद्रबाबू नायडू जो कह रहे थे कि 1 फरवरी 1,50,000 करोड़ का डिमांड था, तो चंद्रबाबू नायडू ने अपने बयान में कहा था कि 10 सालों से मोदी सरकार धोखा दे रही है आंध्र प्रदेश को। यह बात उन्होंने आधिकारिक तौर पर कहा था। अब आंध्र धोखा नहीं खाएगा। और जो खबर निकली थी कि चंद्रबाबू नायडू गृह मंत्री अमित शाह से मिले, वित्त मंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से मिले और कहा कि इस बजट में हमें वह सारे वादे पूरे चाहिए।
आप वादा पूरा करो, अन्यथा हम आपका साथ छोड़ने के लिए मजबूर हैं। तो मोदी ने तो ठेंगा दिखा दिया। केरल में जमीन तलाश रहे हैं चुनाव में, तो केरल को किए। तमिलनाडु में जमीन नहीं है तो तमिलनाडु में चुनावी है, वहां किए हैं। आसाम में किए हैं। पश्चिम बंगाल का तो नाम भी नहीं लिया। तो अब ऐसे में एक चुनावी बजट अगर है, तो चुनावी बजट में नायडू और नीतीश दोनों को निपटा दिया। मैं दूसरा वाला भी इसी में क्वेश्चन इसी में जोड़ देता हूं कि नीतीश को भी 4 प्रोजेक्ट देने थे रोजगार के, जो बड़ी बड़ी कंपनियां लगती, वह भी नहीं दिया। तो नीतीश और नायडू दोनों को ही नहीं दिया, और इन्हीं दोनों के सहयोग से सरकार चल रही है। तो फिर यह सरकार यह जानते हुए कि चंद्रबाबू नायडू ने यह कहा है कि मैं समर्थन आपको नहीं दूंगा, आपने अगर वादा पूरा नहीं किया, तो इसके बावजूद नहीं दिया है। और नीतीश कुमार अपनी यात्रा के दौरान बिहार में यह कह रहे हैं कि हम प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, 4 कंपनियां लगेंगी और रोजगार मिलेगा बिहार को, जो जरूरत है बिहार की, सबसे पिछड़ा राज्य है। तो ऐसे में फिर एक बार धोखा। तो नीतीश कुमार जिन 122 विधायकों के साथ तैयारी कर लिए थे, तो क्या 122 एमएलए के साथ में अब वह बिहार में तख्ता पलट करके देंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू फिर वादा खिलाफी हो गया तो अब वह साथ छोड़ देंगे? इसीलिए पिछले दिनों कई दिनों से यह बातें निकल रही थी कि मध्यवर्ती चुनाव का 27 तक मध्यवर्ती चुनाव और देश में राष्ट्रपति शासन लगेगा। हालात इस कदर देश के बिगड़ गए हैं कि अब पीएमओ के अंदर जो हलचल मची हुई है, और जिस तरह से हलचल मची हुई है, सरकार की सांसें फूली हुई हैं। क्योंकि संडे को बजट पेश करके, संडे को बजट मार्केट भी, शेयर मार्केट खुलता है जो सदियों से बंद रहता है, संडे खुलता नहीं है। वह मार्केट खुला बजट की वजह से कि रोज मार्केट गिर रहा है, थोड़ा उठ जाएगा मार्केट, वो 8 लाख करोड़ डूब गया। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को भी इससे बहुत दिक्कतें आने वाली है। जिस तरह से मोदी सरकार ने बजट पेश किया कि जो आईटी सेक्टर के जो प्रोजेक्ट बैठा रहे हैं, जो हब बना रहे आंध्रा के अंदर, वह धाराशाह हो जाएगा और कुछ भी सरकार ने दिए नहीं है। तो अब फैसला चंद्रबाबू नायडू को लेना है। 1 तारीख बीत गया, अब क्या सब कुछ छोड़ करके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह वक्त बताएगा। अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन नीतीश कुमार अब सोचने को मजबूर है। और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, नीतीश और नायडू, यह तीनों मिलते हुए नजर अब आ रहे हैं, और यह तीनों ही बहुत बुरी तरह से खपा है मोदी सरकार से। इस बात का इल्म पीएमओ में है, इसीलिए हलचल मचा हुआ है कि कहीं अब बजट के बाद ऐसा ना हो कि यह तीनों मिल करके कुछ कांड कर दे। ऐसे में विपक्ष का क्या रोल होगा? जो विपक्ष ना के बराबर है, जो अभी तक पर्दे के पीछे से मोदी सरकार को समर्थन देता आया है, उस मरे हुए विपक्ष का क्या रोल होगा? क्या उसकी जमीर जागेगी? इस देश के गरीब मध्यम वर्ग के लोगों पर उसको रहम आएगा, या सिर्फ वोट की राजनीति करता रहेगा? यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो मजदूरों की हालत है, बेरोजगारों की है, और इस बजट के बाद भारी मात्रा में रोजगार जाने वाले हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कुछ भी इस सरकार ने नहीं दिया है। ऐसे में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वक्त तेजी से बदल रहा है, राजनीति कल से बड़ी दिलचस्प होने वाली है और सबका बयान भी आएगा, तो फिर खबरें लेकर के आएंगे। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।